नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज संकल्प पत्र भी जारी हो गया और संकल्प पत्र तेजस्वी प्रण के सामने था, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज मारीच और सुबाहु को ढूंढ लिया है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और सिवान पहुंचे हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के समय में इस तरह का राजनीतिक मूवमेंट कम होता है कि एक ही जिले में दूसरी रैली हो। और चूंकि पहली बार जब आए योगी आदित्यनाथ अभी इसी चुनाव के इस प्रचार के बाद, महाछठ के बाद, तो वो वहां रघुनाथपुर में हुए, जो प्रखंड है सिवान का, एक विधानसभा सीट है, वहां पहुंचे जहां ओसामा लड़ रहा है। और सिवान वो जगह है जहां शहाबुद्दीन का आतंक सर चढ़ के बोलता था। सिवान वो जगह है जिसके बाजार में एक चंदा बाबू के दोनों बेटों को तेजाब में नहला के मारा गया था। उनके गवाह यानी तीसरे बेटे को शादी के 18 दिन बाद मार दिया गया था गोलियों से, और वो सब के पीछे शहाबुद्दीन था। और इसलिए, क्योंकि इसमें कोई चीज़ इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि ये सब चीज़ें अदालतों तक पहुंची, यानी ऐसा कोई आरोप नहीं था, इन सब के पीछे डर था। और वहां फिर योगी पहुंचते हैं। और साथ ही साथ तीसरा एक सवाल जो बहुत अहम है कि क्या होने जा रहा है। इतने समय से शांति के साथ बिहार में चुनाव होते रहे, क्या ये अचानक जो उभार हुआ, यानी मर्डर भी हो गया। बहुत अरसे बाद आपने चुनाव किसी रैली में या किसी में मर्डर होते हुए सुना होगा। ये बातें बिहार में अतीत की बातें हो गई थी। तो क्या बिहार अतीत में लौट रहा है? जिस तरह जंगल राज की बातें की जा रही हैं, वो क्या एक ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे बिहार में होता था, और बिहार में समर्थकों का ये जो हुजूम है, क्या ये नेताओं के साथ चलेगा? इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभय जी हैं। आपने कल अभय जी का किस तरह का एक एनालिसिस देखा, सुना, तो आज फिर हम उनसे इस पर बात करेंगे। और अब चुनाव तक जब तक हम लोगों को अभय जी मिलेंगे, हम उस पर लगातार बात करेंगे। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तमाम न्यूज़ पॉइंट के दर्शकों ने आपके उसको बहुत ही अच्छा लिखा है, जितने भी हमने रिएक्शन देखे। आज जो है शुरुआत तो संकल्प पत्र से ही करते हैं। वैसे बातचीत का इशू है कि सिवान में योगी दूसरी बार पहुंचे और महज 3 दिन में, मुझे लग रहा है 29 को वो रघुनाथपुर में थे और फिर वापस आ गए हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इस पूरे चुनाव में संकल्प पत्र में जो दिया गया है और योगी के तेजस्वी प्रण में, क्या वो चुनावी मुद्दा दोनों में से कुछ बनेगा? क्योंकि तेजस्वी ने तो ये ऐलान कर दिया कि हर घर में सरकारी नौकरी होगी। तो उन दोनों को कैसे देखते हैं, उसके बारे में। जी देखिए, जहाँ तक बात है, तेजस्वी ने जो तेजस्वी प्रण दिया है उसमें उन्होंने जो सरकारी जो नौकरी की बात की है, और पार्टियां भी वो उनके साथ शामिल है, यह कैसे संभव हो सकता है? तब जबकि दीपांकर भट्टाचार्य एंड एलुमनाई ऑफ आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के पास आउट है। तो कहने का यह है कि यह प्रैक्टिकली संभव इसलिए भी नहीं हो सकता है कि अगर पूरे भारत, बिहार की बात छोड़िए, भारत की बात छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में भी कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर नौकरी दिया जा सके। अगर मैं बताऊं कि इतना नौकरी अगर दिया जाएगा तो उनके उससे क्या काम करवाया जाएगा, वो कहाँ किस ऑफिस में बैठेंगे, ऑफिस नहीं है, जितने ऑफिस ऑक्यूपाइड है, फिर इतना बजट कहाँ से आएगा? अब 9 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ जो अभी ये है बिहार का बजट है, उसको 9 लाख करोड़ करना पड़ेगा, और सिर्फ तब जबकि इनके वेतन के लिए। तो कहने का अर्थ है कि यह तेजस्वी यादव जी का जो यह बात है, जिसमें और भी मतलब उनके टीम के, उनके महागठबंधन के और भी लोग, मतलब पार्टियां शामिल है, उसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है। क्या उन्होंने क्लास 9th जो मतलब क्लास 9th फेल है, तेजस्वी के बारे में कहा जाता है क्लास 9th पास नहीं कर पाए, तो क्या क्लास 9th फेल है इस कारण ऐसी बात लेकर के आ रहा है कि मैं ऐसा मैं कर दूंगा, जब बीपीएससी का भी हाल के दिनों में ऐसा देखा गया। लेकिन हम लोग आज संकल्प आपने देखा, उसके साथ उसको कंपेयर कीजिए। संकल्प से शुरू करें तो बेहतर होगा कि क्या संकल्प में आपने देखा है। नहीं, बिल्कुल, अगर संकल्प की बात करें तो वो एक अच्छा मैं मानूंगा। और वह मैं देखिए, बीजेपी का अभी तक जो केंद्र स्तर पर या अन्य राज्यों में या बिहार में जो अभी तक जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र है, उसी पैटर्न पर है, और यह कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। यह कहने का अर्थ पूरा होने का मतलब यह है कि उन्होंने ऐसा कोई दिवा स्वप्न वाली बात कतई नहीं किया है। कहने का उन्होंने रोजगार की बात किया है कि मैं लोगों को मतलब ट्रेनिंग दूंगा, स्किल डेवलपमेंट करूंगा, डेट कैन हैपन, और वह होना चाहिए, वह होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट में बना करके दूंगा, रोड रेल वगैरह पर बात किया, डेट कैन हैपन, और वह होना चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मैं यहाँ पर बिजनेस डेवलप करूंगा, वह होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि वो उनका एक रियलिटी के साथ मिलता जुलता है, वह हम लोग के लाइफ को
कनेक्ट करता है कि अगर रोड बन रहा है, रेल आ रहा है, तो उससे हम लोग को बेनिफिट होता है। लेकिन अब कहने का अर्थ है कि इनका जो है एक तरफ मैं नौकरी दे दूंगा, ऐसा कर दूंगा, तो नौकरी अगर आप दे दें अच्छी बात है, लेकिन वो तो संभव ही नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अब हर बिहार के हर दो व्यक्ति पर एक अगर स्टाफ हो जाएगा तो क्या काम करेगा, कहाँ बैठेगा, उसको कहाँ सब कुछ होगा, तो यह मतलब अनरियलिस्टिक अनप्रैक्टिकल है। तो अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार, तो ये क्या उन्होंने मतलब दोनों को खेल करके उस शब्द को ठीक किया या क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसको खेल कतई नहीं कहूँगा। इन्होंने कहा है कि मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा, और स्किल डेवलपमेंट नरेंद्र मोदी का पेट प्रोजेक्ट है और काफ़ी कुछ हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि अगर वो स्किल डेवलप करते हैं कि भैया जिस बच्चे का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, किसी को मोबाइल बनाने में इंटरेस्ट है, मोबाइल का काम करे, कोई बिजनेस, किसी का जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वो काम करे। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने बीजेपी की सरकार ने, बिहार केंद्र की और बीजेपी एनडीए की सरकार ने बिहार में मिल करके कुछ ऐसा काम भी किया है जो कि आपको आश्चर्य लगेगा। देखिए कि छपरा से समुद्र के मार्फत, नदी के मार्फत चावल बांग्लादेश हुआ है निर्यात, एक्सपोर्ट हुआ है। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने कुछ काम करके दिया है कि देखिए भैया मैंने इतना काम किया है, भविष्य में अगर मौका देंगे तो मैं ऐसा काम करके दूंगा। वो गई है, वो चल के गया है यहाँ से, मतलब जहाज गए हैं पानी के? बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। तो कहने का अर्थ है कि और यहाँ से मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बना है, मतलब इसका, जिस पर कि वैसा रेल है जिस पर केवल मतलब इसका माल का ये होगा, तो उसका बिहार में भी उसका ये है। तो कहने का अर्थ है कि इन्होंने कुछ काम करके दिया है, और उसके बाद अगर मांग के आ रहा है कि भैया आप इतना काम करके दिए हैं, आप मुझे भविष्य के लिए इतना काम करने का मौका दो, तो यह बिल्कुल मतलब तर्क से ये है। तो कहने का अर्थ है कि इस मतलब जो संकल्प पत्र है एनडीए का, दैट इज गुड, और वह मतलब मैं अच्छा मान रहा हूँ जी। अच्छा मान रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, तेजस्वी ने तो युवाओं को नौकरी की बात की है, और चूंकि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं असंतोष है मतलब वो असंतोष का मतलब मैंने दोनों हिस्सों में देखा कि जो सरकार को लोग समर्थन कर रहे हैं उनको वोट में कोई उससे चेंज नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हाँ नौकरी नहीं है, लेकिन वोट शांति के नाम पर और उसके नाम पर देंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये असंतोष ये सरकार थाम पाएगी? चूंकि तेजस्वी और राहुल गांधी की पूरी मुहिम तो इसी बात पर है कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। जी देखिए, ऐसा है कि बिल्कुल सही बात है कि पहले 2020 में ये समस्या थोड़ा कम था, या ये कम था, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा तो है। लेकिन केवल देखिए, कहने का अर्थ है कि नौकरी मिल जाए लेकिन चलने के लिए ये ना हो, मतलब नौकरी मिल जाए लेकिन पीस ना हो, नौकरी मिल जाए लेकिन अगर आप वेतन लेकर निकल रहे हैं, कोई दूसरा आदमी आकर के आपका कहे कि नहीं भैया आपको अपने वेतन में से इतना हिस्सा दे दो। तो कहने का अर्थ है कि जनता केवल नौकरी लेकर के भी, अगर आप एक तो नौकरी देने की स्थिति में नहीं है, माने कि 1 मिनट के लिए माने कुछ लोग को नौकरी दे देते हैं, लेकिन उनके लाइफ में पीस जो है, अभी वाला पीस, वो अगर वो नहीं हो, तो कहने का अर्थ है कि आदमी पीस के साथ, नौकरी के साथ पीस भी चाहता है। परिवार भी है, हम अकेले नहीं है, मेरी बेटी भी है, मेरे परिवार के लोग हैं। मैं चाहूँगा कि अगर पैसा आ रहा है तो पैसा मेरे पास रहे और उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो कहने का अर्थ है कि एनडीए की सरकार ऐसी है कि एनडीए के सरकार में सब होता दिख रहा है, लेकिन अगर तेजस्वी जी की सरकार बन जाती है तो अभी आपने देखा कि वहाँ जो टेकारी में जो घटना, अभी हम लोग उस सवाल पर आते हैं कि किस तरह से चुनावी हिंसा, हम लोग तीसरे हिस्से पर जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत हुई है सिवान में, आज फिर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि कोई जो है सुबाहु मारीच ये सिर नहीं उठा सके। यानी जो एक कहा जाता है कि योगी जब जनता के साथ संवाद करते हैं तो उनके पास कहने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे संदर्भ होते हैं। तो सिवान में इस बात का क्या मतलब है, और सिवान में क्या आपने हाल फिलहाल में सुना है कि 3 दिन में ही एक ही डिस्ट्रिक्ट में एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा, चूंकि यूपी में चुनाव होगा तो अलग बात हो सकती है, भाई वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे राज्यों में जहाँ उनको 38 जिलों में ज़्यादातर जगह घुमाना है, आज भी 3 रैली हैं। तो लेकिन सिवान की रैली इंटरेस्टिंग है। उसके बाद हम लोग लालगंज और भोजपुर पर बात करेंगे, लेकिन सिवान की कहानी को जी देखिए, ऐसा है पुनीर साहब कि देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज देने का बीजेपी प्रयास कर रही है, और यह मैसेज लोगों में परकुलेट भी कर रहा है। कैसे? देखिए, ऐसा है कि इन्होंने जो माफिया के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जो माफिया के खिलाफ जो ऑनस्लॉट लिया है, मतलब देखिए कि वहाँ पर वो मुख्तार अंसारी गैंग हो, अतीक अहमद गैंग हो, जिसका उन्होंने मैंने ये किया है, उसके खिलाफ जिन्होंने कड़ा एक्शन लिया है, डिसाइसिव एक्शन लिया है। आपको मैं बता दूं कि सिवान भी बिहार में उसी का पर्याय है। मैं बताऊं कि साहबुद्दीन के मरने के बाद उनका बेटा उनका उत्तराधिकारी बनने का प्रयास कर रहा है, और या बनाने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो बनने का प्रयास हो रहा है, और लालू परिवार आरजेडी उनको बनाने का प्रयास कर रहा है। कैसे? हाल में एक जगह एक पार्टी का सम्मेलन संबोधित कर रहे थे
तेजस्वी यादव, पार्टी का सम्मेलन, वो पब्लिक का नहीं था, हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था वहाँ। तो उन्होंने दो नेताओं का नाम लिया, शहाबुद्दीन जिंदाबाद और तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद कतई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जो किया उसकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन, दो ही नेता का नाम लिया लगातार, एक साथ में उन्होंने दोनों नेता का नाम लिया। ये क्या कहना चाह रहे थे? वो कहना चाह रहे थे कि भैया सिवान में जैसे शहाबुद्दीन साहब का जो था जलवा, वैसा ही मैं फिर से जलवा बनाने का प्रयास करूँगा, आप मेरे साथ जुड़ो। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी उसके काट में लेकर के आना चाहती है, दिखाना चाहती है कि देख लो भाई, अगर उनके पास शहाबुद्दीन है तो मेरे पास योगी आदित्यनाथ है। अगर उनके पास शहाबुद्दीन को बढ़ाएंगे, अगर शहाबुद्दीन के कल्चर को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं भी उधर से लेकर के आऊँगा, मेरा भी मतलब इनका दृष्टिकोण यह है। तो कहने का अर्थ है कि एक माफिया के खिलाफ दिखाने के लिए, देखिए भाजपा के पास कम से कम दो मुख्यमंत्री, कई एक मुख्यमंत्री हैं और अच्छा भी काम कर रहे हैं, उनके काम को मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दो मुख्यमंत्री माफिया के खिलाफ अगर आपको देखना है तो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा को देखिए। इसके मतलब जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए आ रहे हैं उनके खिलाफ, दो ऐसे हैं कि अगर आप उनको लेके आ रहे हैं तो घुसपैठिए के खिलाफ हम एक्शन लेने वाले हैं, और इनको लेके आ रहे हैं तो माफिया के खिलाफ हम एक्शन लेने वाले हैं। तो माफियाओं के खिलाफ जो बिहार में अगर अभी भी कुछ माफिया का अंश जो शेष है या डेवलप कराने का प्रयास किया जा रहा है, या डीप इन दी बॉर्ड, हम लोग एक वर्ड पढ़ते थे, एक मतलब फ्रेज है डीप इन दी बॉर्ड, कोई चीज इससे पहले कि डेवलप करे उसी को बने मार को। तो कहने का अर्थ है कि बीजेपी दिखाने का प्रयास करे कि तेजस्वी जी, आरजेडी, महागठबंधन अगर आपके पास अगर है कि नहीं भी मैं उनके बेटा को बढ़ा करके ओसामा को और फिर मैं पुराने कल्चर को लाऊंगा, तो देखिए अभी का वर्तमान स्थिति यह है। तो वह एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है, जनता को एक मैसेज देने का प्रयास कर रही है बीजेपी महागठबंधन की, देखो भैया आप निश्चिंत रहो, हम भी उनके खिलाफ अपना मोर्चा संभालेंगे, हम भी ये कर रहे हैं, और आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़े हुए तो कंटिन्यू करो। तो इस तरह का वो काम कर रही है। अच्छा, मुझे जहाँ तक याद है, दर्शकों के लिए मैं बता दूं, चूंकि बातचीत मैं अभय जी से पूछ रहा हूं, तो इसे मुझे ज़्यादा बताना थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता दूं, शायद उनको भी याद हो। एक इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ी स्टोरी छपी थी, हम शायद उस समय पढ़ रहे थे, उस समय स्टूडेंट थे या कॉलेज टाइम में थे, कि अररिया थाने की एक मेज पर एफआईआर लिखी जा रही थी, और वो मेज जो है देश के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री तस्लीमुद्दीन के घर से कुर्क की गई थी, और उन पर जो आरोप लगा था एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का आरोप था। यह कहानी तस्लीमुद्दीन के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ कई सारी चीजें इस तरह की थी कि किस तरह के वो थे, और ये इस देश की राजनीति का एक समय देखिए कि देश के गृह राज्य मंत्री वो उस पर होते हैं। तो इसीलिए जब हम लोग शहाबुद्दीन या उसकी बातें सुनना चाहते हैं, शहाबुद्दीन का मैं आपको बाकायदा चंदा बाबू के घर का वीडियो अभी हम लोग अपलोड कर रहे हैं कि किस तरह से ये बात, ये सांसद बनने के बाद की कहानियां, यानी आप सोचिए देश के गृह राज्य मंत्री आप ऐसे बना सकते हैं, और सांसद बनने के बाद भी निरंतर क्राइम की यात्रा जारी रह सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये मैसेज ज़रूरी है, क्योंकि ओसामा को वहाँ लाना, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर हम डाटा से देखें, रघुनाथपुर से इसलिए लड़ाया गया क्योंकि रघुनाथपुर में उसकी जो माता जी हैं वो अकेली उस पर बढ़त ली थी जब निर्दलीय लड़ी थी, और सिवान में तो वो पीछे थी। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ था, बिल्कुल ऐसा। मुझे हालांकि मुझे क्लियरली मैं बताऊं, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा रघुनाथपुर विधानसभा की क्या पोजीशन है। मुझे वो पूरा याद है, उसमें जो इसी बार 2024 के चुनाव में रघुनाथपुर में उनकी माता जो निर्दलीय लड़ रही थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह कि शहाबुद्दीन के बाद, हिना साहब, लेकिन शहाबुद्दीन के मरने के बाद या शहाबुद्दीन के जब से सजा होने के बाद चुनाव नहीं लड़े गए, उनके परिवार से एक भी आदमी चुनाव में नहीं आ पाया। नहीं आया, लेकिन पार्टी की तरफ से कुछ आया था, लेकिन उसके बाद उनको सफलता ऐसा हाथ नहीं, जीत नहीं पाए वो। बिल्कुल 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद उनके हाथ से वो सीट निकल गया। और मैं एक बात और बताऊं, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने जो तस्लीमुद्दीन जी के बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। और यह बात है तब जबकि देवगौड़ा साहब पीएम थे, उस क्रम में उनको बनाया गया था, उस समय उनको गृह राज्य मंत्री बनाया गया था, फिर उनको हटाना पड़ा। और मैं एक बात बताऊं कि फिर आपने मेरी बात को एक ही कि तेजस्वी यादव ने जय शहाबुद्दीन जय तस्लीमुद्दीन एक सांस में बोला। ऐसा नहीं कि उन्होंने करके, जब पार्टी के रैली को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित, जय शहाबुद्दीन जय तस्लीमुद्दीन उन्होंने काफ़ी रंगत में बोला था कि जैसे उनको लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल आपने करेक्ट कहा कि उन्होंने, बिल्कुल मुझे आश्चर्य लगा कि तेजस्वी को क्या हो गया, तेजस्वी को इस तरह बोलना चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा कि तेजस्वी किस तरह की पॉलिटिक्स करने की बात कर रहे हैं, कि मतलब अपने मन से रैली से आप अगर 5 नेताओं का नाम लेते, उसमें उनका नाम लेते तो वो ठीक था। हालांकि उनका तभी भी नाम नहीं लेना चाहिए था,
लेकिन तब उन्होंने ऐसा कहा कि नहीं भैया, जय तस्लीमुद्दीन जय शहाबुद्दीन मतलब क्या है कि दोनों नेताओं का जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसको उन्होंने बताया कि देखो भैया, उनका जो इलाका है पूर्वोत्तर बिहार, तस्लीमुद्दीन जी का वहाँ के लोगों को मैसेज दिया, इनका इस इलाके का है, तो उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि अगर लालगंज में आने का प्रयास उनका आज है, रैली है, तो कहने का अर्थ यहाँ भी मुन्ना शुक्ला का मतलब ये है, इलाका है, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ भी बीजेपी ने उनको मैसेज देने का प्रयास किया, एनडीए ने उनको मैसेज देने का प्रयास किया कि भैया देखो, मुन्ना शुक्ला का की बेटी अगर चुनाव लड़ रही है, अगर उस इलाके का अगर ऐसा आ रहा है तो आप निश्चित होकर के रहो, आप निश्चित होकर के वोट करो। मैं साथ ही साथ एक प्रकार का और आपको मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो मतलब शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उसामा है, चाहे मुन्ना शुक्ला है, उस दिन ऐसा नहीं कि लोग, कितने लोग को हो जाता है, फियर हो जाता है कि भैया वोट देने जाए, मेरे साथ क्या हो जाएगा, कहीं गोली चल जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, बूथ पर मेरे साथ क्या होगा, मैं घर से जब बूथ पर जाऊंगा उस क्रम में क्या होगा, वोट करके लौटूंगा तब मेरे साथ क्या होगा, एक प्रकार का फियर फैक्टर होता है। बिहार में ऐसा लोगों ने देखा है। लेकिन यह रैली करके यह प्रयास किया जा रहा है, नहीं भैया आप निश्चित होकर के निकलो, वोट करें, मेरी पास तैयारी है, मतलब मेरी पुलिस रहेगी, आज आप मतलब ये कर रहे हैं, मेरे साथ आपकी मतलब मेरा पैरामिलिट्री फोर्स आपके पास रहेगा। तो कहने का अर्थ एक प्रकार का स्टील, मतलब कॉन्फिडेंस स्टील भी करने का प्रयास किया जा रहा है कि यू रिमेन मतलब विजिलेंट, मतलब हम विजिलेंट है, आप निकल के वोट कीजिए और मतलब आई विल रिमेन विथ यू। तो इस तरह का एक बात है। भोजपुर में भी कोई, भोजपुर में क्या, किस लिए उनको बुलाया जा रहा है? देखिए, भोजपुर का जो इलाका है सो आपके यूपी स्टेट से बहुत दूर नहीं है, और वहाँ पर उनकी जाति का फैक्टर मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, जाति का फैक्टर महत्वपूर्ण है। तो कहने का तो पिछली बार के विधानसभा चुनाव में उस इलाके में जो एनडीए का गढ़ हुआ करता था, वहाँ पर एनडीए का प्रदर्शन कमजोर हुआ था। तो कहने का अर्थ है उसको भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी ने पहले एक्शन लिया है, पवन सिंह को पार्टी में ले लिया है, अब उनको लेकर के आ रही है। देखिए धीरेन्द्र साहब, अगर आप इलेक्शन को देखिएगा तो भले विपक्ष वोट चोरी का आरोप लगाए, कुछ भी आरोप लगाए, वो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी जितना सीरियसली चुनाव लड़ती है वह मतलब रियली मतलब उसको आप काट नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ है बीजेपी अब देखिए कितना कुछ कर रही है, नेताओं को बुला कर कैंपेन करा रही है। मैं तो यहाँ तक बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको हो सकता है ज़्यादा पता हो, देखिएगा सेकेंड फेज में जब सीमांचल की इलेक्शन होगी तो हेमंत बिस्व शर्मा का एक दो रैली होगा और वहाँ घुसपैठियों के खिलाफ एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मुझे चूंकि मुन्ना शुक्ला जो है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको बता दें, विजय शुक्ला के भाई हुआ करते हैं और बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला, ये नाम लिया जाता है, छोटे भाई उनके, और जी कृष्णैया की हत्या के एक सह आरोपी। जी कृष्णैया डीएम थे, दलित डीएम थे, जिनकी भीड़ ने हत्या की थी वो है, और इसी हत्या के चलते वो सुर्खियों में आए थे और मुजफ्फरपुर वैशाली के सरकारी ठेकों में सबसे बड़े खिलाड़ी थे। 1998 में कहा जाता है सूरजभान के साथ मिलकर छोटन शुक्ला की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रज बिहारी की हत्या हुई थी और उसके बाद वो जेल में रहे। हाजीपुर जेल में 2000 में रहते हुए मुन्ना शुक्ला ने वैशाली के लालगंज से निर्दलीय चुनाव में जीत हासिल की। 2005 में लोक जनशक्ति, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड, लेकिन उनकी ये सीट बनी रही। 17 आपराधिक मामले थे और उसके बाद 2010 में बड़ी आसानी से उनकी पत्नी अनु शुक्ला ने ये जीत हासिल कर ली थी। यानी उनके बारे में थोड़ा सा बताने की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने उनको बताया कि क्या है। ये अलग बात है कि 10 ब्रज बिहारी हत्या मामले में मुन्ना शुक्ला सहित 10 आरोपियों को छोड़ दिया गया था। 2014 में ब्रज बिहारी वाले मसले में फैसला सुनाया गया था, 5 साल की सज़ा दी गई थी और हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो इसीलिए ये जो कहानी है लालगंज की, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है। साहब मैं एक बात और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा इसमें एक और पेज है जो वहाँ कहीं मेंशन नहीं होता है। 2000 में टिकट जो मिला था वह उनकी भाभी और छोटन शुक्ला की विधवा किरण शुक्ला जी को पार्टी ने दिया था, जेडीयू ने। लेकिन ये अपना प्रेशर बना करके, माने जबरदस्ती वाला प्रेशर, मतलब कहने का अर्थ है गुडविल वाला प्रेशर नहीं, थोड़ा सा अड्यू प्रेशर बना करके इन्होंने उनके कैंडिडेचर को मैंने ये कराया और खुद इंडिपेंडेंट तौर पर चुनाव लड़े थे। कहने का अर्थ है कि वह परिवार में भी थोड़ा सा देखने को मिला था कि पार्टी ने इनके मैंने किरण शुक्ला जी को टिकट दिया था जो कि उनकी विधवा थी। तो कहने का अर्थ है कि यह थोड़ा सा ये भी देखने को मिला था कि मतलब थोड़ा सा इसको आप जिस रूप में दें। इस बार भी ऐसा ही है कि उनकी बेटी को टिकट दिलाने के लिए भी वापस करना पड़ा।
बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला है जो अच्छी बात कतई नहीं, मैं तो कतई अच्छा नहीं मानूंगा। जैसे कहने का अर्थ है कि सबसे पहले तो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया आदित्य आदित्य को, उसके बाद इनके समर्थकों ने और इनके परिवार ने लालू यादव पर एक ऐसा दबाव बनाया, उनके समर्थक आकर के कुछ ऐसा मतलब 10 जन मतलब उनके घर के आगे, लालू जी के घर के आगे ऐसा कुछ उन्होंने दबाव बनाया कि इनको अपना भी सिंबल जारी करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों आदमी चुनाव लड़िए, चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, क्षेत्र में जो चर्चा है कि आदित्य राजा जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, उस पर ऐसा दबाव बनाया गया कि उसने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ किया। तो कहने का अर्थ ये थोड़ा सा अच्छा मैसेज है। अच्छा मैसेज नहीं जाता और वहाँ योगी पहुंचे। एक और बात, चूंकि अब हम लोग तीसरे फेज की तरफ अपने बढ़ रहे हैं, हम लोगों को टिकारी में देखा अनिल कुमार की गाड़ी पर जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से हुआ कि उनको भागना, एक तरह से सुरक्षाकर्मी दिख रहे हैं, पीछे वीडियो दिख रहा है। उसके बाद आता है तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप, उनकी गाड़ी पर पथराव। इसके बाद फिर आता है कि किस तरह से एक मोकामा में एक जो है हत्या होती है, एक जो माफिया टर्न्ड पॉलिटिशियन है। तो ये इस तरह की घटनाएं कितने दिन बाद आप देख रहे हैं, या ये बिहार के चुनाव का एक फैक्टर रहा? देखिए फैक्टर था, है नहीं, फैक्टर था। और हम लोग इस बात को बहुत पीछे छोड़ चुके थे, हम तो मैंने पीछे छोड़ चुके थे, बिहार वाले लोग अब आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि 2010 का असेंबली पोल जो 6 फेज में हुआ था, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि समझ जाइएगा बिहार की वस्तुस्थिति बहुत बदल चुकी है, सामाजिक परिदृश्य काफ़ी बदल चुका है। लोग अपने मतलब वोट करते हैं, सरकार बनती है, लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है। और मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए पुनीर साहब, एक ऐसा दौर आया कि जब आरजेडी काफ़ी कमज़ोर हो गई, 22 सीट पर आ गई थी, 4 लोकसभा सांसद हो गए थे, मतलब काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन उस समय में क्या, उस समय में कब हुआ था, तो क्या उनके जो कार्यकर्ता है, काडर थे, उस समय पार्टी कमज़ोर हो गई थी, इस कारण वो बड़े सुस्त हो गए थे। अब उनकी पार्टी थोड़ा जागृत हुई है, तब क्या सामने में आ रहा है। तो ये काफ़ी मतलब बहुत बड़ी बात है। एक तरह विधायक के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होना यह शो करता है कि जब हम लोग उस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। हर व्यक्ति को सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं राजद का नहीं होऊंगा, अगर मैं मतलब अपना जीवन ये कर पाऊंगा, जीवन यापन कर पाऊंगा। तो कहने का अर्थ है कि एक आने वाले समय के लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा होगा, लेकिन अब सब लोगों को सतर्क होकर के वो वीडियो जो देख रहा होगा जरूर सोच रहा होगा कि भैया जब विधायक के साथ ऐसा हो रहा तो मेरे साथ। लेकिन यहाँ तो जो दूसरा आरोप है वो अनंत सिंह के ऊपर आया है। तो ये चुनावी में दोबारा हिंसा का, चूंकि अनंत सिंह तो जेडीयू के हैं और बहुत ही आंखों के तारे हैं। नहीं, देखिए बात ऐसा है कि देखिए चाहे किसी का भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं टिकारी के हिसाब से बोल रहा था, लेकिन यहाँ भी अगर उसकी आंखों के तार हुए तो फिर मतलब अगर हिंसा हो रही है तो फिर डेट इज अनटोलरेबल। कहने का अर्थ है कि हिंसा हो रही है चाहे कोई करे, मुझे इससे मतलब नहीं है कि कौन कर रहा है, जेडीयू का कर रहा है, बीजेपी का कर रहा है, हिंसा हिंसा होता है। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पर हुआ है, अब वहाँ पर किसने कराया, कैसे कराया, जाँच का विषय है। लेकिन जिसने भी कराया अच्छा नहीं कराया। और क्या मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी से पहले अगर अनंत सिंह पर ही अगर आरोप लगा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अभी आप भी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है, मतलब अनंत सिंह ने कराया है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आरोप, बिल्कुल अगर आरोप है तो आज से पहले क्यों नहीं था। अनंत सिंह अभी से पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी पत्नी लोकसभा का मतलब चुनाव लड़ी, हारी। कहने का अर्थ है वो लोग मैंने चुनाव लड़ने का उनका क्रम है, लेकिन फिर इससे पहले घटनाएं दोनों माफिया इस बार लड़ रहे हैं क्योंकि दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह वापस आए मुंगेर से, उनकी पत्नी सांसद रही, वो खुद भी सांसद रहा। तो उस इलाके में मुझे लगता है कि ये कहीं ऐसा कारण तो नहीं कि दोबारा जो है माफिया वापस आ रहे हैं। जी देखिए ऐसा है पुनीर साहब कि देखिए वहाँ पर मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मतलब ये कि देखिए वहाँ की जो पॉलिटिकल आबो हवा है वो अनंत सिंह के पक्ष में है। अब ये गए हैं, अब ये चाह रहे, मतलब अब वहाँ की कौन करा रहा है मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर एक बात है कि कुछ पॉलिटिकल मतलब इसकी बात हो रही है कि वहाँ पर जो समाज का जो वस्तु स्थिति है उसको कैसे बदला जाए। अच्छा एक बात और बताइए, मैं अब एक सवाल आपका बीच में काट के कह रहा हूँ कि ये बात जब सबको मालूम है कि भाई जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है अपना एनडीए है ना, वो जो है लगातार एक ही बात पे हिट कर रहा है, क्योंकि चुनाव तो मुद्दा विहीन दिख रहा है, वो एक ही चीज़ पर हिट कर रहा है, जंगल राज। ऐसे में अगर क्या ये इन लोगों को मालूम नहीं होगा जो आरजेडी के हैं या महागठबंधन के, कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो हम लोगों के चुनाव पर असर पड़ेगा, ऐसा कुछ? या आपको लगता है कि नहीं, उनके समर्थक इस बात से अलग रहते हैं, नेताओं की बात ही नहीं समझते? जी बिल्कुल, आपने जो बात कहा कि उनके जो मतलब सपोर्टर होते हैं उनका थोड़ा अलग प्रकार का बात होता है, तरह तरह का। अगर आप देखिए यूट्यूब पर देखिए या मतलब आप जो मतलब आ रहे हैं उनके बारे में, उनकी जो
मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, चलिए रुक जाइए, पहले आप, मैं यूपी से एक बात में शुरू करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा। देखिए 2012 में अखिलेश यादव शपथ ग्रहण लिए मुख्यमंत्री का। आपको याद होगा, आपको है कि मतलब सबसे प्रोमिनेंट पत्रकार रहे हैं यूपी के। जैसे अखिलेश यादव ने मंच से उतरे शपथ ग्रहण लेकर के, आप याद कीजिए उनके समर्थक जो चढ़ के जो हुजूम जो उन्होंने दंगा फसाद मंच पर किया, कोई बाइक तोड़ रहा है, कोई ऐसे मतलब तरह तरह का जो एक्टिविटी कर रहा है, वह स्क्रीन पर जब सब लोगों ने देखा, पूरे राज्य के लोगों ने देखा है स्क्रीन पर। और उस दिन आपको याद होगा धीरेन्द्र पुंडीर साहब, आप मेरे बात का जवाब दीजिएगा, मैं सवाल कर रहा हूँ और आपको जवाब देना है कि उस दिन वह वीडियो इतना मैसेज दिया कि हर गांव में दंगा हुआ है, कैमरा टीम मतलब नहीं पहुंच पाया। कहने का अर्थ हर गांव में हो रहा है तो मतलब आपके मतलब चैनल्स वगैरह संख्या सीमित थी, उतना मैंने कैप्चर नहीं हो पाया। और 2012 में ही 2017 की पटकथा लिखी जा चुकी थी उसी दिन की, मैंने आप 5 साल आप सरकार चला लेंगे, लेकिन अगली बार आप चुनाव नहीं जीतेंगे, आपको याद होगा। कहने का अर्थ है कि देखिए एक प्रकार का है कि कहीं कहीं से जब इनके समर्थक तेजस्वी या आरजेडी के समर्थक इस तरह का कुछ कहीं कर रहे हैं, वह जब एक जगह का मैसेज दूसरी जगह जा रहा है तो तेजस्वी और लालू परिवार को सामने में आना चाहिए, वैसे तत्वों को ये करना चाहिए कि नहीं भैया ये हो रहा है, सो गलत हो रहा है, आप ऐसा ये नहीं करें। लेकिन ये परिवार चुप है, यह पार्टी चुप है, अगर हो रहा है तो होने दो, एक मैसेज पर्कुलेट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब ये घटना हुई है तो व्हाट इज द रोल ऑफ तेजस्वी और लालू यादव? वो लोग चुप है, इस कारण से कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। तो कहने का अर्थ है हर पार्टी को सामने में आना चाहिए कि भैया मतलब जैसे यहाँ जो घटना हुआ है मोकामा में, दोनों पार्टी को मतलब अपने अपने प्लेटफॉर्म पर, ये नहीं कि एक दूसरे के साथ सामने में, इनको अपने पार्टी में मतलब पार्टी के मतलब मंच पर, उनको अपने पार्टी के मंच पर आके कहना चाहिए था कि अगर किसी ने किया तो गलत किया है और इसी मतलब इसकी ये होनी चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह का काम इन लोगों को करना चाहिए, नेताओं को, जो इन लोगों ने नहीं करके ऐसे तत्वों को ये कर रहे हैं। तो इसका मैसेज पॉलिटिक्स में कुछ गया है लोगों के अंदर? बिल्कुल गया है, बिल्कुल गया है। मैं बता रहा हूँ धीरेन्द्र पुंडीर साहब कि हर मैसेज काम करता है, हर मैसेज काम करता है, छोटी छोटी बातों का मैसेज काम करता है। और इसका बिल्कुल मतलब लॉन्ग टर्म मतलब इसका काफ़ी दूर तक मैसेज आ रहा है। ऐसा नहीं कि वही के मुकामा की बात हो, मतलब उसी वो वहीं तक है। कहने का अर्थ है पूरे बिहार के लिए काम कर रहा है और मतलब इसका मैसेज तो है, इसका मैसेज तो देखने को मिलेगा बिल्कुल। अच्छा, एक लास्ट बातचीत में हम लोग आपसे पूछें कि चुनाव जो है, संकल्प पत्र भी आ गया, तेजस्वी प्रण भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन चुनाव में कोई मुद्दों पे मतलब दिख नहीं रहा है, अभी सब पुरानी चीज़ों पर है। क्या वजह है कि नीतीश को लेकर या काम पे कोई बात नहीं है, वो हवाई चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं जो 2024 में भी दिख रही थी? देखिए पुंडीर साहब, ऐसा है कि कोई भी सरकार, स्टेट डिस्पेंसेशन हो या कहीं केंद्र की सरकार हो, जब लंबे समय तक काम करती है तो मुद्दे की उसकी हो जाती है कमी। अब आप कम्युनिस्ट का जो मुद्दा उठाकर देखिए, जब आप कम्युनिस्ट को आपने तो सब कवर किया है, कम्युनिस्ट जब 20 साल 30 साल जब शासन कर रहे थे वेस्ट बंगाल में, उनके पास मुद्दे की कमी थी कि भाई हम क्या बोले, बस हम ठीक है जो मैं काम कर रहा हूँ उसको काम मैं अच्छा करूँगा, आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। मतलब कहीं भी अगर आप देखिएगा कि कहीं भी मतलब अगर गुजरात की बात करें, वहां भी बीजेपी पास वो मुद्दे की कमी है, कांग्रेस बीजेपी पास मुद्दे की कमी है कि भैया क्या करेंगे, वो सब काम एज यूजुअल कर रहे हैं, अब अपने ही काम को ऐसा नहीं बोलेंगे मेरा काम खराब है मैं आगे काम ठीक करूंगा। तो कहीं भी जब सरकार लंबे समय तक काम करती है, 2-3 बार काम कर लेते हैं, तो उसके बाद मुद्दे की कमी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो अपने अनुसार काम कर रहा है। 15 साल के बाद भी कोई नया काम करने का उसके पास स्पेस होता नहीं है। तो इस कारण से मैं बताऊं कि बिहार में अगर आप बोल रहे हैं कि भैया मुद्दे की कमी है, तो बिल्कुल मुद्दे की कमी है। इसलिए मुद्दे की कमी है कि एक ही सरकार है, 20 साल से काम कर रही है, अपने अनुसार अच्छा ही काम कर रही है, कोई भी सरकार तो विपक्ष के पास नहीं है, विपक्ष के, देखिए विपक्ष यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि यहाँ की विपक्ष की स्थिति भी वही है कि इनको 15 साल जब कंटिन्यू काम करने का मौका मिला है, जब बहुत कुछ किया जा सकता था, अब उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी को बनाया, बेटा को डेवलप किया, अपने ही परिवार को बनाया, अपने उससे अगर बढ़ा तो अपने समर्थकों को बनाया, जाति को भी नहीं बनाया, अपने समर्थकों को बनाया। इस कंडीशन में उनके पास बोलने का अभाव है, और अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनके पास काट है। अगर वो कहेंगे मैं नौकरी दूंगा, तो भैया आपने पहले जो नौकरी दिया वो पहले क्यों नहीं दिया और किस प्रकार का नौकरी दिया, आपने सबसे पैसा लेकर के नौकरी दिया, आपने इतना करप्शन किया। तो बिहार में जो विपक्ष है वह मतलब काफ़ी बदनाम है। तो इस कारण से इनके पास मुद्दे की कमी तो है, मुद्दे की कमी बिल्कुल है। देखिए, हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पर बात की, आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे याद आती है कि वो रैली का क्या नाम था, लठ भजावन तेल पिलावन, लाठी भजावन तेल पिलावन करके था, फरवरी में हुआ था।
तो 2-3 फरवरी की बात थी, तो वही बात है, वही जब याद कराया जाता है लालू यादव को कि भैया आपने तो ऐसा ऐसा किया है, तो इनको इनको बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कहने का अर्थ है जब आप सत्ता में थे तो आपने क्या किया, आपने सत्ता में थे तो आपने क्या किया, ये तो आपसे पूछा जाएगा, किसी से पूछा जाएगा। बड़े मोदी साहब सीएम रहे, उन्होंने जो काम किया वो अपने काम को गिनाते हैं, पीएम के तौर पर काम को गिनाते हैं, बताने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अगली बार भी मोदी साहब उसी से चुनाव लड़ेंगे तो यही कहेंगे देखो भैया मैंने इतना काम किया, इतना रेल बनाया, उसको और बेटर करूंगा, ये करूंगा।